गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके चैप्टर का नाम है गति के नियम। ठीक, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आप क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया था कि लॉज ऑफ मोशन न्यूटन साहब ने दिया था और न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन बनाए थे। ठीक, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम हम के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से लगभग अधिकतर पोर्शन आपका हटा दिया गया है, यानी कि आधा पोर्शन लगभग हटा दिया गया है। बाकी जो पोर्शन बचा है उसे ही बस हमें स्टडी करना है। चैप्टर का नाम हमारा है गति के नियम, और जिन गति के नियम को हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारी जुबान पे रटा हुआ है, ठीक, तो वो अब हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक, वो हम नियम नहीं पढ़ेंगे कि गति का पहला नियम क्या था, दूसरा नियम क्या था और तीसरा नियम क्या था। ठीक, लेकिन उनके बेस्ड पे, आधारित पे जो और चीजें हैं इस चैप्टर में, उसके जो एप्लीकेशंस हैं, उपयोग हैं, वो चीजें हमें स्टडी करनी है। तो वो हम स्टडी करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे क्लास बढ़ते चला जाएगा। ठीक, लेकिन जो आज का हमारा जो क्लास है वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक, केवल हम इस चैप्टर में थोड़ा सा एक अनुमान लगाएं कि हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में है क्या। भले ही हटा दिया गया है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो जिसपे बात किया गया है, जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में बात किया गया है वो है बल। ठीक, वो किस पे चर्चा किया गया है? बल। तो बल क्या होता है, इसकी परिभाषा आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास एक रास्ता, ये है एक हमारे पास रास्ता जिसको मैं बोल रहा हूं सड़क। सड़क पे ये है एक बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे हम 3 बॉक्स ले रहे हैं, हमें समझाना है एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल से हमें जब समझाना है तो हमने 3 बॉक्स बना दिया, और मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स को मुझे हटाना है। इस बॉक्स को क्या करना है? मुझे हटाना है। अगर मुझे इस बॉक्स को हटाना है इस रास्ते से, तो हमने क्या किया कि हमने सर्वेश को बुलाया, और सर्वेश आया और यहां से इसको धक्का लगाना स्टार्ट किया। क्या कर रहा है? इसको धकेल रहा है, और धकेलने की वजह से इस बॉक्स को जैसे ही धकेलेगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो ये क्या होगा? इधर चला जाएगा, मूव होगा। ठीक, गति करेगा, इसमें गति उत्पन्न हो जाएगा और ये बॉक्स हट जाएगा। एक तरीका तो ये था। ठीक, तो यहाँ पे सर्वेश ने धक्का लगाया। लेकिन अब हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं इस बॉक्स को। अब एक तरीका और था हटाने का। इधर से हमने बुलाया शिवम को, और शिवम आके इस बॉक्स को क्या किया? अपनी तरफ खींचने लगा, और जब ये अपनी तरफ खींच के ले गया, और ये भी बॉक्स को हटा देता है। तो यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो हो रहा है धकेलना, और दूसरा चीज यहाँ पे हो रहा है क्या? खींचना। ठीक, खींचना और धकेलना, तो 2 चीजें हो रही हैं यहाँ पे। और हमारी फिजिक्स में इन्हीं 2 चीजों को मिला के बल का परिभाषा बना है कि किसी भी वस्तु को धकेलना, मतलब धकेल, या फिर खींचना यानी खिंचाव। और जब वस्तु में धकेल या फिर खिंचाव किया जाता है तो उससे गति उत्पन्न होता है, और उसी चीज को हम बोलते हैं बल। ठीक, जैसे कि अब ऐसा ये मतलब मत समझिएगा कि अब ये जो दीवार है, अब दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार खिसक जाएगा, नहीं होगा ये। ठीक क्योंकि दीवार इतना ज्यादा वहां पे भारी है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वी कांट मूव। ठीक, तो लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम बल के खिंचाव या फिर धकेलाव को हम देख सकते हैं। ठीक, कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आप दरवाजा, जब आप दरवाजा खोलते हैं या फिर बंद करते हैं, तो एक बार तो आप पुश करते हैं दरवाजे को, और दूसरी तरफ आप खींचते हैं। ठीक, पुश और पुल मतलब खींचना और धकेलना, 2 चीजें होती हैं दरवाजे में। तो मतलब वो खींचना और धकेलना क्या है? बल है। ठीक, हमारी वस्तु गति हो रही है, गतिमान हो रही है, धकेलने से भी और खींचने से भी। साथ में जब बुक अगर आपके रैक पे रखा हुआ है, तो बुक को जब आप उठाते हैं तो क्या करते हैं? खींच रहे हैं। ठीक, और रख रहे हैं किसी चीज पे तो उसको क्या कर रहे हैं? धकेल रहे हैं। तो यहाँ भी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। साइकिल का पैडल आप जब मारते हैं तो क्या करते हैं? पैडल पे आप पुश कर रहे हैं, ठीक, दबाव दे रहे हैं, धकेल रहे हैं पैडल को, और वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, साथ में इसी टाइप से
जैसे कि टेनिस बॉल, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन से जब मारते हैं रॉकेट से इसको, किसको, बॉल को, ऐसे, तो उसमें भी क्या हो रहा है, आप पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं चीजों को। तो जब भी हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या फिर खींचते हैं, और धकेलने और खींचने से अगर वस्तु में गति उत्पन्न होती है तो उस चीज को हम बोलते हैं बल। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आता है कि किसी भी चीज को अगर हमें गतिमान करना है तो उसमें गतिमान करना है, अगर साथ साथ में रोकना भी है तो उसमें हमें बल लगाना पड़ता है। ठीक, बल लगाएंगे तो वस्तु गतिमान भी हो सकती है, और यदि वस्तु गतिमान है तो रुक भी सकती है। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक। अब ये बल कैसा होता है, बल क्या ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो ये जो बल है हमारा, ये एक सदिश राशि है। क्यों सदिश है? क्योंकि इसके पास दिशा और परिमाण दोनों है। ठीक, दिशा जैसे कि अगर ये बताइए, अगर ये हमारा दरवाजा है और इस दरवाजे के अंदर हमें इस बॉक्स को अंदर डालना है, तो अगर आप इधर से बल लगाएंगे तो क्या ये बॉक्स दरवाजे के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है, बल की होनी चाहिए। आप डायरेक्शन किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब हमें किस दिशा में लगाना पड़ेगा? इस दिशा में लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसके पास दिशा होती है बल के पास, और परिमाण भी डिपेंड करता है। परिमाण बहुत ज्यादा निर्भर करता है बल के लिए। अगर परिमाण उसका बराबर हुआ तो उस बल को हम बोलते हैं संतुलित बल। उस केस में जो हमारा नेट फोर्स होता है, नेट बल होता है, जीरो होता है, यानी गति जीरो, गति होगी ही नहीं। लेकिन जब हमारा बल असंतुलित होता है तो उस केस में हमारा क्या करता है, जो भी वस्तु होता है वो गति करता है। कैसे, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक, इस बॉक्स में एक तरफ इस तरफ शिवम खींच रहा है 10 न्यूटन की बल से इसी बॉक्स को, और दूसरी तरफ इस तरफ कौन खींच रहा है? 10 न्यूटन की बल से शिवम खींच रहा है इस बॉक्स को। दोनों बल लगा रहे हैं। बल की मात्रा कितनी है, परिमाण कितना है, दोनों का क्या है, सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। और दोनों किस डायरेक्शन में खींच रहे हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। जब भी बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हों तो वो, अगर वो बराबर हैं, 10-10 हैं, तो वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यदि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इससे मिलने वाला नेट बल हमारा क्या होगा, कुल बल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस टाइप के बल को हम बोलते हैं संतुलित बल। संतुलित बल। और बल जब भी संतुलित होता है तो चीजें एक जगह से दूसरे जगह नहीं हिलती हैं, नहीं गति करेंगी। तो अगर हमें इस बॉक्स को गति कराना है तो हम क्या करते हैं, हमने दूसरे केस में क्या लिया, इसी बॉक्स में एक तरफ हम शिवम को बैठा दिए और शिवम उसको 10 न्यूटन की बल से खींच रहा है, और दूसरी तरफ हमने खली को लाया और खली को यहाँ पे बोला कि तुम इधर से खींचो, तो उसने 100 न्यूटन की बल से खींचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे दोनों बल यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे। जब ये बल कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेट बल होगा, नेट फोर्स यानी नेट बल, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और जीरो के बराबर नहीं होता है तो ये वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। तो ऐसे बल को हम बोलते हैं असंतुलित बल। तो वस्तु तभी गति करती है जब बल कैसा होगा, असंतुलित बल होगा। ठीक, तो ये था बल। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ अब हम लेते हैं अगला। इसके बाद इसमें जो दिया था वो दिया था कि न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम आपने सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। क्या होता है ये नियम, क्या होता है, क्या इसका परिभाषा है? ठीक, आप में से बहुत लोगों को रटा होगा। तो देखिए, जो गति का पहले जो गति के नियम थे वो सबसे पहले तो इस पे जो भी अपना क्या बोलते हैं, अपना जो भी कथन दिए थे वो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने सर्वप्रथम ऐसा कहा था कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ है तो उसके पास उसका अपना खुद का ऐसा गुण होता है, उसका नेचुरल ऐसा गुण होता है, प्रकृति का देन है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहता है। अगर वो विराम अवस्था में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, प्राकृतिक गुण है कि वो उसी अवस्था में रहेगा। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी नेचुरल स्टेट है कि वो गतिमान ही रहेगा, जो कि उनका कथन गलत था। ऐसा प्रूफ किया किसने, न्यूटन साहब ने। तो जब ये न्यूटन साहब को ये चीजें गलत लगी तो इस पे इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया। तो न्यूटन ने फिर अपनी ओर से 3 नियम बनाए इसी को सुधार करके। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था
वो इस आधार पे था, वो नियम ये कहता है कि कोई भी यदि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक। इफ अ बॉडी इज इन मोशन और is in rest, then it will be remain same until the external force will be not applied। ठीक, एक बार फिर सुनिए, अगर कोई वस्तु, कोई भी बॉडी अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो ये था गति का, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम गति का प्रथम नियम भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये हमारे पास एक फील्ड है, ये एक हमारे पास दूसरा फील्ड है, ये एक हमारे पास तीसरा फील्ड है। ठीक, ये जो हमारे पास फील्ड है ये हमने कहा घास का है, ये बर्फ का है। ठीक, ये कोई बहुत ही चिकना है, समझ जाइए, एक विशेष प्रकार का है, समझिए बस, ये विशेष प्रकार का कोई फील्ड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक गेंद रखा, एक गेंद यहाँ आए, एक गेंद यहाँ पे रखा, एक गेंद यहाँ पे रखा। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम इस गेंद को किक मारेंगे, लात से मारते हैं, तो ये मूव करना स्टार्ट करता है, ये भी मूव स्टार्ट करता है और ये भी मूव करना स्टार्ट करता है। तो हम इसमें पाते हैं कि ये जो गेंद था, जो कि घास के मैदान में जब हम इसको किक किए तो ये काफी ज्यादा दूर नहीं गया, ये कहीं इधर जाके रुक गया। और ये बॉल जो कि बर्फ पे था, तो इसको हमने जब किक किया तो ये उससे काफी दूर गया। ठीक, ये लगभग यहाँ पहुंच गया। और तीसरे केस में था एक जो विशेष प्रकार का हमारा फील्ड था, तो हम देख रहे थे कि ये गेंद एकदम गतिमान है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये गति के प्रथम नियम द्वारा ऐसा सिद्ध किया गया कि अगर ये घास देख रहे हैं कि यहाँ तक जा रहा है, इसमें यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब इसके विपरीत कुछ न कुछ बल काम कर रहा है। पहले ये वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है, नो डाउट विराम अवस्था में है। जैसे ही आप इसको बाहरी बल लगाएंगे, अपने पैर से इसको किक करेंगे, तो क्या होगा? तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इसको दिए, आप बाहरी बल लगाएं तो ये क्या करेगा? गतिमान होगा। और जब गतिमान हुआ तो देखिए ये कुछ दूर जाके रुक गया, ये भी कुछ दूर जाके रुक गया। तो ये रुक किसकी वजह से रहा है? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इनके विपरीत एक बल और काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं घर्षण बल। और इस घर्षण बल के कारण ये बॉल हमारी कुछ दूर जाके रुक जाती है। ये पहले क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ का घर्षण बल ज्यादा था इसके मुकाबले। अगर ये बल ये हमारा गेंद चलता चला जा रहा है, इसका मतलब इसके विपरीत कोई घर्षण बल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जो इसको नहीं रोक पा रहा है। तो अगर इसके विपरीत कोई भी बल काम नहीं कर रहा है तो हमारा वस्तु गतिमान है, तो गतिमान की अवस्था में चलता रहेगा। ठीक, तो ये था गति का प्रथम नियम। और इसी गति के प्रथम नियम के अंदर एक टर्म और आता है, जड़त्व। ठीक, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ये क्या होता है? जो कि गति के प्रथम नियम पे ही है, उसी के अंदर है। जड़त्व का मतलब समझ रहे हैं ना, जो एकदम जड़ से लगा हो, कि अगर हम बैठे हैं तो कुर्सी पे चिपके ही रहें, ठीक, चल रहे हैं तो चलते ही रहें। तो देखिए जड़त्व क्या होता है? ये एक वस्तु का गुण होता है। वस्तु का ये कैसा गुण होता है? ये वस्तु का इस प्रकार का गुण होता है कि वह चाहता है कि वो जिस अवस्था में रहे वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। वो यदि मोशन में है, गति में है, तो गति में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। एक गुण तो ये हुआ। दूसरा गुण ये होता है कि ये अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये नहीं चाहता अपनी अवस्था को बदलना। वो जिस अवस्था में है वो चाहता है कि भैया हम इसी अवस्था में ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हम ऐसे ही बने रहें तो ज्यादा बेटर है। ठीक, तो इस चीज को हम बोलते हैं जड़त्व। और ये जड़त्व को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग नाम बना लेते हैं कि विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, और एक तीसरा बना लेते हैं दिशा का जड़त्व। ठीक, एक चीज और, ये जो जड़त्व होता है ये मास पे डिपेंड करता है। मास यानी द्रव्यमान पे। जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा
उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। एक हमने बड़ा सा कार, आपके घर पे जो कार है उसको हमने खड़ा किया और आपसे कहा कि आप इसको धक्का लगाइए। तो आप इसको जब धक्का लगाएंगे तो आप नहीं लगा सकते, वो कार मूव नहीं करेगी। ठीक। और यदि आपके पास अगर मैं एक खिलौना रखूं, छोटा सा कार खिलौने का, तो जब मैं बोलूंगा कि आप उसको धक्का लगाइए तो आप उसको उंगली से भी धक्का लगाएंगे तो काफी दूर जाकर वो चला जाएगा। तो इसका मतलब वो जो छोटे से कार का द्रव्यमान था, मास था, वो कम था। और मास जब कम होता है तो जड़त्व भी कम होता है। तो जड़त्व कम होगा तो आप उसने उसको गति प्रदान कर दिया, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया। लेकिन जिस चीज का, बड़ी वाली कार का द्रव्यमान ज्यादा था, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, आप उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या होता है विराम का जड़त्व? तो विराम का जड़त्व हम कहाँ इसका एप्लीकेशंस देखते हैं, यूज कहाँ देखते हैं? तो इसका यूज हम देखते हैं कि जब पेड़ों से फल गिरते हैं। जब आप पेड़ों से देखते होंगे फल गिरते हैं तो आप पेड़ को जोर से ऐसे हिलाते हैं। पेड़ को जैसे ही हिलाते हैं तो उसकी पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो तो गतिमान हो जाती हैं, लेकिन जो फल थे उसके, वो फल चाहते हैं कि हम जिस अवस्था में थे, क्योंकि फल विराम अवस्था में थे, वो फल चाहते हैं कि हम उसी विराम अवस्था में बने रहें। अब चूंकि यहाँ पे उसकी डाल गतिमान हो गई और फल उसका विरोध करता है और फिर फल नीचे गिर जाता है। वो उसी जगह पे रुकना चाहता है और इधर मोशन हो रहा है, डालियां मोशन में, उसी जगह रुकना चाहता है तो फिर गिर जाता है। दूसरा एप्लीकेशन आप ये देखते हैं कि जब आप बस की सीट पे बैठे रहते हैं और अचानक से जब ड्राइवर स्टार्ट करता है बस को और एक्सीलेटर लेता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो आपका जो सिर होता है वो किधर जाता है? पीछे की ओर जाता है। क्यों जाता है? बस चलने से पहले आप किस अवस्था में थे? आप विराम अवस्था में थे। ठीक, आप विराम अवस्था में थे और वो बस जब आया तो मोशन हुआ, गति हुआ, तो आपकी बॉडी नहीं चाहती कि आप मोशन में जाएं, तो अब वो चाहता है कि आप उसी अवस्था में बने रहें। तो इसलिए जब उस अवस्था का विरोध करता है परिवर्तन का, तो आपका सिर पीछे की ओर जाता है। ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल, जब भी आप किसी कंबल से धूल के कण निकालते हैं, तो जब भी आप कंबल को लकड़ी से पिटेंगे तो क्या होता है कि कंबल का जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे कंबल के, उसमें तो गति मिल जाती है, लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो चाहते हैं कि विरामावस्था में रहें और इसके कारण वो धूल के कण जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस किसके? विराम का जड़त्व के। फल का गिरना, यात्री का बस की सीट पे पीछे की ओर जाना और कंबल से धूल के कण जमीन पर गिरना। क्या होता है गति का जड़त्व? गति का जड़त्व हमें देखने को तब मिलता है जब बस चल रही है, अचानक से जब ब्रेकर पड़ता है तो बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, और जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आपका जो सिर है, यात्री का जो सिर होता है, वो आगे की ओर जाता है। आगे की ओर ऐसे क्यों जाता है? क्योंकि बॉडी आपकी मोशन में थी, गति में थी, और जैसे ही ब्रेक लगा तो आपकी बॉडी चाहती है कि गति में ही रहे। तो गति में ही रहने के लिए आपका सिर आगे की ओर जाता है, फॉरवर्ड की ओर जाता है। ठीक। और इसी टाइप से जब भी हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं तो हम क्या करते हैं? चलती हुई गाड़ी उतरते हैं तो अचानक से अपने पैरों को स्टॉप नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं। अगर आप ऐसा रुकेंगे तो आप तुरंत गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? जब भी चलती हुई बस से उतरते हैं तो थोड़ी देर दूर तक हम दौड़ते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी जो कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है, वो विरोध ना हो। अगर आप विरोध नहीं करने देंगे, रुकना चाहेंगे तुरंत, तो गिर जाएंगे। ठीक। इसलिए जब भी आप चलती गाड़ी में अगर उतरते हैं तो आप थोड़ा देर तक चलते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इसका ये देख सकते हैं आप, अगर ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की बोगी में बैठ के अगर आप सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का वापस आपके हाथों में ही गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि वो गति की अवस्था में था और गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। अब नाउ एक नेक्स्ट होता है दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व का एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं? हम मोड़ पे देखते हैं। जब हम बस पे बैठे रहते हैं तो जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, जब वो हैंडल को ऐसे मोड़ता है, तो जब वो हैंडल को इधर मोड़ता है तो उसके विपरीत आप किधर झटका खाते हैं? इस तरफ झटका खाते हैं। जब वो हैंडल को मोड़ पे ऐसे मोड़ता है तो आप मोड़ के तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि आप झटका खा के इधर की ओर जाते हैं। तो ये है गति का दिशा का जड़त्व। ठीक, दिशा का जड़त्व बोलते हैं, जो कि घुमावदार मोड़ पे हमें इसका एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। ठीक, अब आते हैं गति के दूसरे नियम पे।
अब चलिए समझते हैं कि गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक मोटा सा आदमी बनाया, ठीक, काफी मोटा है, ये हमने एक आदमी बनाया और यहाँ पे एक लड़के को हमने भेजा इसको धक्का लगाने के लिए। जब हमने इस एक लड़के को धक्का लगाने के लिए भेजा जो जिसका इसका मास कितना है, m है, यानी द्रव्यमान m है, तो ये इसको धक्का नहीं लगा पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा था। अब हमने क्या किया कि हमने कुछ लड़के और भेजे कि जाओ सब मिल के इसको धक्का लगाओ। जब इसको मिल के इन्होंने धक्का लगाना स्टार्ट किया तो लगाते गए और टाइम लगा कुछ धक्का इसको लगाने में। अचानक से लगाएं और ये मूव तो हो नहीं गया, ठीक। तो कुछ समय तक इसको धक्का लगाते गए और फिर जाके ये क्या हुआ, मूव हुआ, ऐसे चला गया। तो इसको हम बोलते हैं किसके क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर। और ये संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बल के। साथ साथ ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? टाइम के, यानी टी के, कि कितनी समय तक आप इस मोटे आदमी को धक्का लगाने के लिए समय आपने लगाया, कितना बल लगाया और कितने समय तक लगाया। इन सभी के अनुक्रमानुपाती क्या होगा? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन यानी इसका वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं, वेग को चेंज कर रहे हैं। इसका वेग जो कि यहाँ पे अभी प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो आपने मूव करा के इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगा, v हो जाएगा। u से v आपने कन्वर्ट कर दिया उसको धक्का लगा के। तो हमारा जो गति का दूसरा नियम ये कहता है कि ये बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक। और संवेग में परिवर्तन को हम डिनोट कर सकते हैं m। पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? u था, बाद में v हुआ, तो हम लिख सकते हैं v माइनस u, अंतिम वेग माइनस कौन सा? प्रारंभिक वेग। और नीचे कितनी समय तक आपने धक्का लगाया उसके लिए t, v माइनस यू अपॉन टी होता है ma। तो हमारा ये जो गति का दूसरा नियम है ये फार्मूला बनता है F बराबर m इंटू a, जिसको हम एक और तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो हमारा गति का दूसरा नियम होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उससे होने वाले त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक। लेकिन उसका एग्जैक्ट जो परिभाषा होता है वो ये होता है, संवेग में परिवर्तन प्रति समय या प्रति सेकंड, ठीक। इसी टाइप से गति का एक तीसरा नियम है। गति के तीसरा नियम में क्या होता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, तो उसके विपरीत हमें या फिर बराबर मात्रा में कोई प्रतिक्रिया मिलती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का कुछ न कुछ या तो बराबर या तो उससे अपोजिट कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं हम गति का तीसरा नियम। इसका हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं? तो इसका हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं? तो नाव का पीछे जाना। जब आप नाव से कूदते हैं तो जैसे ही आप नाव से अपने पैरों से जमीन पर रखते हैं तो एक पैर से नाव थोड़ा सा पीछे जाता है, धक्का लगता है उसको, तो ये गति के तीसरे नियम की वजह से होता है। दूसरा चीज, जब हम बंदूक चलाते हैं, जब भी बंदूक चलता है तो बंदूक की गोली जब आगे की ओर जाती है तो जो बंदूक होता है उससे एक पीछे की ओर झटका लगता है। तो यहाँ भी एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। और एक एप्लीकेशन, जब आप जमीन पे चलते हैं, जमीन पे पैरों से जब चलते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के विपरीत आप फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको धकेल रहे हैं उधर, ठीक। तो धकेल के ही चल रहे हैं ना, एक फोर्स इधर लग रहा है पृथ्वी, एक फोर्स इधर लगा रहा है, कौन सा? घर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ भी गति का तीसरा नियम का ही यूज होता है। अच्छा, और यदि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि गति का दूसरा नियम का एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है, तो गति का दूसरा एप्लीकेशंस का यूज हम देख पाते हैं जब क्रिकेट खिलाड़ी, जब आप वहां पे देखते हैं कि जब बॉल को हम कैच करते हैं तो हाथ को क्या करते हैं? हाथ को ऐसे करके उसको धीरे धीरे ऐसे अपनी तरफ करते हैं। अपनी तरफ क्यों करते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे बल कम होता है, ठीक। जैसे हम ऐसे करते हैं, कैच आता है, ऐसे पकड़ते हैं तो हो सकता है बॉल छूट जाती है या फिर हमें हाथों में चोट भी आता है। लेकिन जब उस बॉल को हम धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हैं
तो वहाँ पे क्या होता है, बल हमें कम लगता है, जिससे चोट होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ हम दे सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक, अब हम कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो वहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, सो दिस मच, थैंक यू।